हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी मेंस कंसेप्ट सीरीज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग वन नेशन और वन इलेक्शन के कंसेप्ट को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा आने वाला बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए भी काफ़ी स्पेशल होगा। बीपीएससी मेंस में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से न्यूज़ में है और ये पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, जब कभी हम कोई आंसर को लिखेंगे अपने बीपीएससी मेंस में, तो उसमें हम ये फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे। इंट्रो पहले देना होगा हमें, इसके बाद बैकग्राउंड हमें बतानी होगी इस टॉपिक की, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन इससे रिलेटेड जो भी हैं उसे हमें बताना होगा, इसके बाद प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करना होगा, एंड देन वे फॉरवर्ड बताते हुए हमें कंक्लूजन देना होगा। तब जाके एक हमारा फाइनल और एक अच्छा आंसर तैयार होगा और हम अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इंट्रो में हम कैसा कंटेंट लिखेंगे और उस इंट्रो को हम समझते हैं, जिससे कि लिखना हमारे लिए आसान हो जाए। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मीनिंग हमें सबसे पहले बताना होगा अपने इंट्रो में, जहां हम ये बताएंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली का प्रोविजन है इसमें, मतलब एक साथ इलेक्शन कराना है लोकसभा में और स्टेट असेंबली में अकॉर्डिंग टू वन नेशन वन इलेक्शन। जो अभी हमारा करंट सिस्टम है उसको भी डिस्कस करेंगे हम, कि अभी हमारे करंट सिस्टम में फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं, बार बार इलेक्शंस होते हैं, एवरी ईयर किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन आता ही रहता है, जिसकी वजह से जो गवर्नेंस है हमारा है, जो सुशासन है हमारा, वो डिसरप्ट होता है और कॉस्ट बढ़ता है, टैक्स पेयर की मनी का वेस्ट होता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम पॉलिसी टू कैंपेनिंग, और जो भी डेवलपमेंट के वर्क्स हैं वो रुक जाते हैं और कैंपेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान हो जाता है लीडर्स का। इस वन नेशन वन कंसेप्ट को सबसे पहले हमारे इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया था और इसको सपोर्ट मिला था लॉ कमीशन के 170th रिपोर्ट से। इसके अलावा इस पूरे वन नेशन वन इलेक्शन के इशू को अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी 2023 में, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उन्हीं के लीडरशिप में। और इस कमेटी ने पूरा स्टडी करके अपना रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है और ऑलमोस्ट वन नेशन वन इलेक्शन अब इम्प्लीमेंट होने के कगार पे है। अब आप इसका कुछ इंट्रो के बाद आपको इस वन नेशन वन इलेक्शन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना होगा एग्जामिनर को अपने आंसर में लिखते हुए, कि 1952 से लेके 1967 तक के बीच में लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ ही हेल्ड किए जाते थे। लेकिन 1967 के बाद ये साइकिल ब्रोक हो गई, क्योंकि अलग अलग स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई, उनका प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हुआ और तब से ये साइकिल ब्रेक हो गया और तब से लेके अब तक मल्टीपल इलेक्शन हर साल हेल्ड किए जाते हैं। ये आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिखना होगा अपने पेपर में। इसके अलावा आपको उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग बनानी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन की, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस हैं उसको आपको डिस्कस करना होगा। इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल इससे रिलेटेड है वो आर्टिकल 83 का 2 क्लॉज है, जिसमें कि लोकसभा के टर्म्स को 5 ईयर बताया गया जब तक कि उसको पहले डिसॉल्व ना किया जाए। इसके अलावा आर्टिकल 172 का क्लॉज 1 स्टेट असेंबली के टर्म को 5 ईयर डिक्लेयर करता है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है कि प्रेसिडेंट रूल कैन डिसॉल्व स्टेट असेंबली अर्ली, एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसे हम आरपीए 1951 कहते हैं, ये इलेक्शन के कंडक्ट को गवर्न करता है। तो इतने सारे लीगल प्रोविजंस इससे एसोसिएटेड हैं इस टॉपिक से, आपको इसको मेंशन करना होगा अपने आंसर में। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमें इस वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना है तो इन सभी आर्टिकल्स को, मतलब आर्टिकल 83, आर्टिकल 172, आर्टिकल 356 और आरपीए 1951 एंड साथ ही साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड असेंबलीज को भी अमेंड करना पड़ेगा। मतलब सबसे बड़ा लीगल चैलेंज हमें यह आएगा, इसलिए हमें इसको मेंशन करना जरूरी है अपने आंसर में। इतने सारे आर्टिकल्स को अगर हम अमेंड करेंगे तब जाके सक्सेसफुली वन नेशन वन इलेक्शन हमारे कंट्री में इंप्लीमेंट हो पाएगा। अब आइए इसके कुछ प्रोज देख लेते हैं, अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो इसके क्या फ़ायदे होंगे और इससे क्या हमारे देश में चेंजेस आएगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जिसकी बात की जा रही है सबके द्वारा, कि इससे जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है, जो इलेक्शन का खर्चा है, उसमें कमी आएगी। मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ का बचत होगा आपके देश के लोगों के टैक्स पेयर की मनी का। इसके अलावा डिसरप्शन कम होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लग जाने से डेवलपमेंट के प्रोसेसेस रुक जाते हैं, तो इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ ये होगा कि डिसरप्शन कम हो जाएगा। गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस होगा, जो लीडर्स हैं वो अपने पॉलिसीज़ पे काम कर सकेंगे, कैंपेनिंग वगैरह थोड़ी कम होगी, वरना हर साल बार बार कैंपेनिंग करना पड़ जाता है तो पॉलिसीज़ वगैरह पे ध्यान कम जा पाता है लीडर्स का। हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, बिजनेस वगैरह भी इफेक्टेड होते हैं इलेक्शंस बार बार कराने से, तो वो अनइफेक्टेड होंगे अगर एक बार इलेक्शन हो जाएगा, तो इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा नेशनल पर्सपेक्टिव स्ट्रांग होगा, लोग एक बार ही सोचेंगे पूरे देश के लिए, बार बार अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग रीजन्स में जो इलेक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो ध्यान नेशनल इशू से हट जाता था, तो वो सब भी इससे दूर होगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी भी बढ़ेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस, टीचर, गवर्नमेंट स्टाफ बार बार डाइवर्टेड नहीं होंगे, उनको बार बार ड्यूटी पे, उनकी मेन ड्यूटी छुड़ा करके इलेक्शंस की ड्यूटी में बार बार लगाने का जो कंडीशन होता था वो नहीं होगा। इससे एडमिनिस्ट्रेशन की जो इफिशियंसी है वो बढ़ेगी। तो ये कुछ इसके प्रोज हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होता है तो इतने सारे फायदे हमें देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा इसके अगेंस्ट में जो लोग हैं, जो इसके कौन सा में जो देना होगा पेपर में, ये भी लिखना होगा कि फेडरलिज्म का इशू आएगा, क्योंकि फेडरलिज्म में स्टेट को प्रायोरिटी देनी होती है, तो स्टेट की ऑटोनॉमी थोड़ी बहुत इसमें अंडरमाइन होगी, कुछ कंप्रोमाइज़ होगी, रीजनल इशूज़ को लोग इग्नोर करेंगे और सेंटर ही है जो डोमिनेट करेगा। तो फेडरलिज्म का एक इशू आ रहा है इसमें। इसके अलावा लॉजिस्टिकल चैलेंज है, हमारा देश इतना बड़ा है, इसमें ईवीएम्स की बात होगी, वीवीपैट। अभी आप देखिए कि इलेक्शन कराने के लिए कितने की संख्या में ईवीएम और वीवीपैट लगता है, और अगर एक साथ पूरे देश में लगेगा, इलेक्शन होगा, तो कितने की संख्या में ईवीएम और वीवीपैट लगेंगे। तो लॉजिस्टिकली बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस भी हम लिमिटेड ही डिप्लाई करते हैं, बट जब अगर पूरे देश का इलेक्शन होगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस की डिमांड भी बहुत सारी ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि अपने आप में चैलेंजिंग टास्क होगा फुलफिल करना। इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स आएंगे, अभी आपने देखा डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको आपको मॉडिफाई करना होगा, अमेंड करना होगा, तभी जाके इंप्लीमेंट हो पाएगा। फोर्थ जो इसका कॉन्स है, जो इसके अगेंस्ट बात है, वो ये कि इसकी वजह से प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होगा। कोई स्टेट अगर अभी 3 ईयर्स ही पूरा किया है और वो 5 ईयर्स जब पूरा करेगा तो उसका टर्म पूरा होगा, लेकिन उसके पहले आपको वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो इस वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको आपको प्री मैच्योर डिसॉल्व करना पड़ेगा 3 ईयर्स पे ही, ताकि एक साथ इलेक्शन हो पाए। तो उस स्टेट के लोगों ने जो गवर्नमेंट को चूज किया है, तो थोड़ा उसके लिए एक तरह का लूजिंग का सिचुएशन है, वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा रीजनल पार्टी का जो कंसर्न्स है कि रीजनल पार्टी जिसकी वजह से वीक हो जाएंगी, तो ये भी एक अच्छा कंसर्न है और ये कौन्स में लिखने वाला पॉइंट है। इसके अलावा वोटर्स में कन्फ्यूजन होगा कि वो रीजनल इशूज़ को देख के वोट करें या नेशनल इशू को देख के वोट करें, तो इसके लिए लोकसभा वर्सेस स्टेट का इशू भी आएगा इसमें, तो वोटर का कन्फ्यूजन होगा। तो ये आपके कौन के पॉइंट हैं, फेडरलिज्म का इशू, लॉजिस्टिक चैलेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स, प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, रीजनल पार्टी का कंसर्न और वोटर कन्फ्यूजन। इसके अलावा इसका वे फॉरवर्ड फिर क्या हो सकता है कि हम इसको फेज वाइज एक फेज में सिंक्रोनाइज करते हुए लोकसभा को कुछ स्टेट्स के साथ पहले क्लब कर लें जिनके की टर्म्स लगभग पूरे होने वाले हैं, मतलब या तो 4 ईयर्स पूरा कर लिया या 4 या 5 के बीच में है, तो उन स्टेट्स को क्लब करके लोकसभा के साथ एक फेज मैनर में वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसमें कि लोग पार्टीज़ को चेंज कर लेते हैं लीडर्स, उसको थोड़ा हम और स्ट्रेंथन करें, जिससे कि जो प्री मैच्योर गवर्नमेंट का कोलैप्स है वो होना बंद हो जाए। ये वे फॉरवर्ड हम लिखेंगे अपने उसमें। इसके अलावा स्टेट्स के साथ कंसेंसस बिल्ड करें, पार्टीज़ जो हैं स्टेट्स की, अलग अलग स्टेट्स की जो पार्टीज़ हैं वो नेशनल पार्टी से बात करें, कंसेंसस बिल्ड करें, तब जाके इसको इंप्लीमेंट करें। और उसके भी पहले हमें अपने ईवीएम और वीवीपैट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉजिस्टिकल चैलेंज है, उसको पहले अपग्रेड करें, उसको पहले बढ़ा लें अच्छे तरीके से, ताकि जब कभी इंप्लीमेंट हो तो कोई चैलेंज हमें फेस ना करना पड़े। तो फाइनली इसका कंक्लूजन दे लेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन डिजायरेबल तो है इफिशिएंसी के लिए, कॉस्ट सेविंग भी है, बट रिक्वायर्स ब्रॉड कंसेंसस। एक कंसेंसस होनी चाहिए, अदरवाइज फेडरलिज्म पे हमारा सबसे बड़ा खतरा आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना एक चैलेंज है, लॉजिस्टिकल रेडीनेस चाहिए, ये चैलेंज है। बैलेंस बिटवीन नेशनल स्टेबिलिटी एंड स्टेट ऑटोनॉमी इज की, यहाँ हमें इसको इंश्योर करना होगा। इसके अलावा जब हम ये अपने आंसर में लिखेंगे तो प्रोज कॉन्स कंक्लूड करेंगे बैलेंस अप्रोच के साथ। इतना हम ध्यान रखेंगे तो एक हमारा अच्छा आंसर इस टॉपिक पे प्रिपेयर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको शॉर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोसेस को समझाया और बताया। आप इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस हैं इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रोज के कुछ पॉइंट्स और कॉन्स के पॉइंट्स भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छा कंक्लूजन आप लिख पाएंगे, और इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन बीपीएससी आपको देगा मेंस में, उसका प्रॉपर आंसर आप दे पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।